सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो राजस्थान के इतिहास के ऊपर राव मालदेव के संबंध में है। राव मालदेव राठौड़ मारवाड़ का एक प्रतापी शासक था, जिसका शेरशाह सूरी के साथ सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था। मालदेव राव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। गंगा की मृत्यु के बाद 1531 ईस्वी में वह जोधपुर राज्य का या मारवाड़ राज्य का शासक बना। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। मालदेव का राज्याभिषेक शोजत में हुआ। ये भी उसे राव गंगा की हत्या के लिए एक कारण ठहराता है कि वो जोधपुर में उसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, क्योंकि जोधपुर की स्थिति उसके पिता की हत्या के कारण उसके अनुकूल नहीं थी। जिस समय मालदेव गद्दी पर बैठा, मारवाड़ के अधिकार में केवल 2 परगने जोधपुर और सोजत ही रह गए थे। उसका पिता राव गंगा सरल स्वभाव का शासक था, जिसका लाभ उठाकर फलोदी, मालानी, पोखरण, जेतारण, मेड़ता, सिवाना आदि के जो परगने थे वो केंद्रीय सत्ता से लगभग स्वतंत्र ही थे। जातीय प्रेम और भाई बंधु होने के कारण जरूरत होने पर इन परगनों के शासक मारवाड़ के शासक को सैनिक सहायता अवश्य उपलब्ध करवाते थे, लेकिन इसके लिए भी वो अपने आप को बाध्य महसूस नहीं करते थे, क्योंकि अपने अधीनस्थ प्रदेशों को उन्होंने जोधपुर के शासकों से जागीर के रूप में प्राप्त नहीं किया था, वरन स्वयं की शक्ति से अपनी सत्ता स्थापित की थी। इतना अवश्य था कि किसी को जोधपुर से स्वीकृति प्राप्त हो गई थी और किसी को अपनी जागीर स्थापित करने में जोधपुर से सैनिक सहायता भी प्राप्त हुई थी। जोधपुर के शासक का पद ज्येष्ठ होने के कारण इन राठौड़ शासकों से उसे सहायता प्राप्त करने का अधिकार था। तो एक प्रकार से हम कहें कि मालदेव जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा तो मारवाड़ का राज्य बहुत छोटा था। उसके स्वजातीय भाई बंधु जो थे वो फलोदी, मेड़ता, सिवाना इत्यादि रियासतों में लगभग स्वतंत्र सत्ता का उपभोग कर रहे थे। वो नाम मात्र से ही मारवाड़ के अधीन थे। मालदेव के राज्यारोहण के समय राजपूताने की राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार से राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का जो सपना था वो नष्ट हो गया था, और राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में उसके रिक्त स्थान को भरने की शक्ति उसके उत्तराधिकारियों में नहीं थी। सांगा के 7 पुत्रों में से 4 की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी। उसका ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन ग्रह कलह के षड्यंत्रों में उसकी हत्या हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य राज्यासीन हुआ, मगर वह एक प्रकार से चाटुकार और साहसहीन लोगों से घिरा रहता था। अतः मेवाड़ के स्वामीभक्त सरदार भी महाराणा का साथ छोड़कर अपनी अपनी जागीरों में चले गए थे। बीकानेर में जोधपुर के या मारवाड़ के भाई बंधु राठौड़ों का ही राज्य था। इस समय बीकानेर का शासक जैत सिंह था, जिसने गांगानी के युद्ध में राव गंगा को सहायता दी। पूर्वी राजस्थान में कछवा राजपूतों को पारस्परिक कलह ने शक्तिहीन बना रखा था। अतः महत्वाकांक्षी मालदेव के लिए अपने राज्य विस्तार करने के लिए परिस्थितियाँ एक प्रकार से उसका इंतजार कर रही थी। उसके साम्राज्य विस्तार में इस समय कोई बड़ी रुकावट नहीं थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजस्थान में
जो स्थान रिक्त हुआ था वो मालदीव का बड़ी आतुरता से इंतज़ार कर रहा था। राजस्थान का कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो मालदीव के समान महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और साम्राज्यवादी था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मालदीव गद्दी पर बैठा तो मारवाड़ उसे एक छोटा सा राज्य मारवाड़ का उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था और राजस्थान के शासकों में एक भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि केंद्रीय सत्ता का सामना कर सके या मालदीव की शक्ति का सामना कर सके। तो मालदीव ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले उसने भाद्राजून पर अधिकार किया। जोधपुर राज्य की दक्षिण पूर्व सीमा पर यह भाद्राजून का राज्य जोधपुर से 50 मील की दूरी पर स्थित था। इस समय यहाँ पर वीरा सिंघल का अधिकार था जो कि जोधपुर के शासकों के विरोधी थे। अतः मालदेव ने वीरा सिंघल को मार करके भाद्राजून पर अधिकार कर लिया और यह जागीर अपने पुत्र रतन सिंह को दे दी। नागौर पर इस समय दौलत खां लोधी का अधिकार था। दौलत खां राव गंगा के शासनकाल से ही मेड़ता लेने का प्रयास कर रहा था। भाद्राजून पर अधिकार करने के बाद मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया और हीरावाड़ी के युद्ध में दौलत खां को पराजित करने के बाद उसने नागौर प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया और इसे वीरम मांगल्योत को सौंप दिया और इसके बाद वह जोधपुर लौट आया। डॉक्टर ओझा ने मालदीव द्वारा नागौर लेने की घटना 1536 ईस्वी की बताई है। मेड़ता व अजमेर पर विजय। मेड़ता के शासक वीरमदेव एवं मालदेव के मध्य राव गांगा के समय से ही दौलत खां के दरियाजोश हाथी के कारण वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। जब मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर आसीन हुआ तो वीरमदेव ने उससे अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने जेता व कुंपा के माध्यम से मालदेव की सेवा करने की इच्छा भी व्यक्त की। भाद्राजून के विरुद्ध युद्ध में उसने मारवाड़ राज्य की सहायता भी की या मालदेव की सहायता भी की थी, मगर मालदेव वीरमदेव को भगा करके मेड़ता पर अधिकार करना चाहता था। मौका पाकर जब वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब मालदेव ने वीरम को संदेश भेजा कि वह अजमेर मारवाड़ को सौंप दे, मगर वीरम ने मालदेव को अजमेर देने से इनकार कर दिया था। इस पर मालदेव ने मारवाड़ राज्य की सेना भेज करके वीरम को मेड़ता से निकाल दिया। वीरम अजमेर चला गया और जोधपुर राज्य के क्षेत्रों में लूटमार करने लगा। मालदेव ने अजमेर के निकट रियां की जागीर वीरम के चाचा वरसिंह के पुत्र सहसा को दे दी थी। वीरम ने सहसा को मारने के उद्देश्य से रियां पर आक्रमण किया, मगर सहसा की सहायता के लिए कुंपा, राणा व भादा पहुंच गए थे। यहाँ भयंकर युद्ध हुआ जिसमें वीरम घायल हुआ और अजमेर चला गया। कुछ समय बाद मालदेव की सेना ने अजमेर पर भी आक्रमण किया। वीरम ने मालदेव की सेना का सामना किया, मगर उसे अजमेर छोड़ना पड़ा। इस प्रकार मेड़ता व अजमेर मालदेव के अधिकार में चला गया और वीरम जो है शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। पूर्वी राजस्थान में मालदेव का हस्तक्षेप। अजमेर से निकाले जाने पर वीरमदेव डीडवाना पहुंचा, लेकिन मालदेव ने उसे डीडवाना से भी निकाल दिया और वहां अपना थाना स्थापित कर दिया। वीरम शेखावटी की ओर चला गया और वहां नराना में रायमल शेखावत के पास शरण ली। वहां जब वीरम का प्रभाव बढ़ने लगा तब मालदेव ने वीरम को वहां से भी निकालने के लिए अपनी सेना भेजी।
और 1540 ईस्वी तक मालदेव की सेना ने चारसू, फतेहपुर, टोडा, लालसोट इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मुग़ल बादशाह हुमायूं इस समय बंगाल में उलझा हुआ था, अतः मालदेव ने अवसर का लाभ उठाया और हिंडोन और बयाना तक मारवाड़ राज्य की पताका फहरा दी। मालदेव की जालोर विजय। जालोर का शासक सिकंदर खां मालदेव की शरण में बलोचों द्वारा पराजित करने के बाद रह रहा था। मालदेव ने उसे दूनड़ा की जागीर प्रदान की, मगर सिकंदर खां आसपास के मारवाड़ी क्षेत्रों में उपद्रव करने लगा। इस पर मालदेव ने उसे गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया और कारावास में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पठान साथी भागकर मेवाड़ के महाराणा की शरण में चित्तौड़ चले गए। इस समय जालोर की स्थिति ठीक नहीं थी, अतः मालदेव ने राठौड़ बीदा के नेतृत्व में 1538 ईस्वी में एक सेना भेज करके जालोर पर भी अधिकार कर लिया। मालदेव की सिवाना विजय। जोधपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सिवाना सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। राव मालदेव के समय यहाँ राठौड़ डूंगर सिंह जेत मालोत शासक था। स्वजातीय होने के बावजूद मालदेव ने सिवाना पर आक्रमण किया। डूंगर सिंह ने किले के द्वार बंद कर मारवाड़ की सेना का सामना किया, मगर मारवाड़ की सेना ने दुर्ग को घेर लिया, लेकिन मारवाड़ को सफलता नहीं मिली। इसके बाद तेज सिंह डूंगर सिंहोत को सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, जिसने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। डूंगर सिंह दुर्ग छोड़ करके चला गया। इस प्रकार 1538 ईस्वी में मालदेव ने सिवाना पर भी अधिकार कर लिया और मांगलिया देवा को उसने सिवाना का किलेदार नियुक्त किया। मालदेव के मेवाड़ के साथ संबंध। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जब रतन सिंह मेवाड़ का राणा बना और जल्दी ही विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन जब बनवीर ने उसकी हत्या कर दी और सांगा का छोटा पुत्र उदय सिंह पन्ना धाई के द्वारा कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया, तो मेवाड़ के सरदारों को जब उदय सिंह के कुंभलगढ़ में होने का पता चला तो उन्होंने उदय सिंह का राज तिलक कर दिया कुंभलगढ़ में, और पाली के सरदार अखेराज सोनगरा की पुत्री से उसका विवाह भी करवा दिया। मारवाड़ के राठौड़ सरदारों की सहायता से उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में मावली में बनवीर को परास्त किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1540 में अपना पैतृक राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए उदय सिंह को मारवाड़ की सहायता मिली या मारवाड़ के सरदारों का सहयोग मिला। मेवाड़ के सामंत जाला सज्जा का पुत्र जैत सिंह किसी कारण से मेवाड़ में अपनी जागीर का परित्याग करके जोधपुर के राव मालदेव के पास चला गया था और अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह राव मालदेव से कर दिया था, मगर जैत सिंह की छोटी पुत्री से भी मालदेव विवाह करना चाहता था, जिससे जैत सिंह मालदेव का राज्य छोड़ करके पुनः मेवाड़ चला आया और अपनी पुत्री की शादी उसने उदय सिंह से कर दी। इससे मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध एक प्रकार से कटु हो गए। मारवाड़ राज्य की सेना ने राठौड़ पंचायन कर्म सिंहों तथा बिदा भारमलोद के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई, लेकिन मालदेव को या मारवाड़ की सेना को कुंभलगढ़ लेने में सफलता नहीं मिली और उसे जोधपुर लौटना पड़ा। शेरशाह सूरी के एक सरदार हाजी खान ने मेवात में अकबर की सेना से हारने के बाद अजमेर में शरण ली। मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जेतावत के नेतृत्व में एक सेना भेजी। हाजी खान ने मेवाड़ महाराणा उदय सिंह से उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। उदय सिंह अपनी सेना लेकर अजमेर गया। बीकानेर के कल्याणमल ने भी हाजी खां को सहायता भेजी, अतः मारवाड़ी सेना बिना युद्ध के ही लौट गई।
इस सहायता के बदले महाराणा ने हाजी खां से 40 मन सोना, कुछ हाथी व रंगराय पात्र नामक हाजी खां की प्रेयसी की मांग की। हाजी खां ने रंगराय पात्र को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर महाराणा ने हाजी खां पर आक्रमण कर दिया। हाजी खां ने मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव महाराणा उदय सिंह से पहले से ही नाराज था, अतः उसने एक सेना राठौड़ देवीदास एवं जेतमल के नेतृत्व में हाजी खां की सहायता भेजी। जनवरी 1557 में हरमाड़ा, जो कि अजमेर के पास स्थित है, में उदय सिंह और हाजी खां तथा मालदेव की सम्मिलित सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में उदय सिंह पराजित होकर के उसे रणक्षेत्र छोड़ना पड़ा। इस प्रकार मेवाड़ मारवाड़ संबंधों में उतार चढ़ाव चलता रहा। हम इसको 3 तरह से देख सकते हैं मेवाड़ मारवाड़ संबंधों को। सर्वप्रथम मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से या मारवाड़ की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया, राज्य पुनः प्राप्त किया और अपनी स्थिति सुदृढ़ की। द्वितीय चरण में उसने जैत सिंह की पुत्री से विवाह करके मारवाड़ को नाराज कर दिया और मारवाड़ की सेना ने जब कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो उससे परास्त लौटना पड़ा। और तीसरे चरण में हाजी खां के विरुद्ध युद्ध में मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया और मेवाड़ मारवाड़ का युद्ध हुआ। इसमें मेवाड़ को एक प्रकार से मेवाड़ की पराजय हुई। तो मालदेव के मेवाड़ के संबंध जो है उतार चढ़ाव वाले रहे। मालदेव का बीकानेर पर अधिकार। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मालदेव ने अपने स्वजातीय बंधुओं को भी ख्याल नहीं किया। उसने स्वजातीय राज्यों में मेड़ता के वीरमदेव को पहले ही मेड़ता से निकाल दिया था। उसका दूसरा शिकार बीकानेर बना। 1542 ईस्वी में उसने कुंपा के नेतृत्व में बीकानेर पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी। राव जेतसी को मारवाड़ की सेना के बीकानेर की तरफ आने की सूचना मिलने पर उसने अपने मंत्री नगराज को शेरशाह के पास सहायता के लिए भेजा, मगर नगराज सहायता लेकर आता उससे पहले ही मारवाड़ की सेना और बीकानेर के मध्य साहेबा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें राव जेतसी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और मारवाड़ की सेना ने लगभग आधे बीकानेर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बीकानेर का शासन प्रबंध कुंपा को सौंप दिया एवं उसे डीडवाना, फतेहपुर एवं झुंझुनू की जागीर भी दी। मालदेव का जैसलमेर पर अधिकार। मालदेव ने 1536 में जैसलमेर के रावल लूणकरण की कन्या उमादेवी से विवाह किया था, लेकिन किसी कारणवश रावल लूणकरण ने मालदेव को मारने का षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र का पता लूणकरण की रानी ने मालदेव को दे दिया था, जिससे मालदेव लूणकरण की पुत्री उमादेवी से नाराज हो गया और उमादेवी राव मालदेव से रूठ गई। तभी से वो जीवन पर्यंत मालदेव से नाराज रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने उसे अजमेर के तारागढ़ में रहने के लिए भेज दिया था। जब शेरशाह ने अजमेर पर आक्रमण की संभावना हुई शेरशाह के, तो मालदेव ने उमादेवी को अजमेर छोड़ करके जोधपुर आने के लिए अपने विश्वास पात्र ईश्वरदास को भेजा, मगर रानी आने के लिए तैयार नहीं हुई और बाद में जब वो किसी तरह आने के लिए तैयार भी हुई तो राजमहल के षड्यंत्रों के कारण वो कोषाणा में ही रहने लग गई। मालदेव व हुमायूं के साथ उसके संबंध। मालदेव जिस समय गद्दी पर बैठा था उस समय दिल्ली पर हुमायूं का शासन था। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार करके हुमायूं जब निराश्रित अवस्था में भटक रहा था, तब मालदेव ने उसे सहायता
देने के लिए लिखा। मगर उस समय तो हुमायूं ने मालदेव की सहायता की बात पर ध्यान नहीं दिया। मगर 1542 में जब हुमायूं को किसी और से सहायता नहीं मिली तो वह मालदेव की सहायता प्राप्त करने के लिए 1542 में फलूदी पहुंचा और उसने अपना दूत मालदेव के पास भेजा ताकि वह मालदेव के इरादों के संबंध में सही जानकारी दे सके। मगर इस समय परिस्थितियां बदल चुकी थी। शेरशाह शक्तिशाली हो चुका था और शेरशाह ने मालदेव पर दबाव भी बनाया हुआ था कि वह हुमायूं को गिरफ्तार करके उसे सौंप दे। फलस्वरूप मालदेव ने हुमायूं को गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की, मगर उसने हुमायूं को सहायता देने में टालम टोल की। हुमायूं ने काफ़ी समय तक मालदेव की सहायता का इंतज़ार किया, मगर अंत में उसने मारवाड़ छोड़ दिया। तो इस प्रकार प्रारंभ में मालदेव हुमायूं को सहायता देना चाहता था, मगर हुमायूं ने तत्काल डिसीजन नहीं लिया। काफ़ी समय बाद उसे मालदेव की सहायता का स्मरण आया और जब वो सहायता लेने पहुंचा तब परिस्थितियाँ बदल चुकी थी और शेरशाह के शक्तिशाली होने के कारण मालदेव हुमायूं को सहायता नहीं दे सका और हुमायूं को मालदेव के इरादों पर शंका हो गई और उसने मारवाड़ छोड़ दिया। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सुमेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध के कारणों के संबंध में हम देखें तो शेरशाह सूरी हुमायूं को गिरफ्तार करना चाहता था और इसके संबंध में उसने मालदेव के पास दूत भी भेजा था, मगर मालदेव ने हुमायूं को गिरफ्तार नहीं किया और उस समय से ही शेरशाह सूरी मालदेव से एक प्रकार से नाराज चल रहा था। शेरशाह और मालदेव दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, जिसके कारण एक की शक्ति बढ़ना दूसरे के लिए नुकसानदायक थी। इसलिए दोनों में से एक का कमज़ोर होना ही दूसरे के लिए लाभदायक था, अतः उनकी महत्वाकांक्षा भी इस युद्ध का कारण बन गई। तीसरा, मालदेव ने जब अपने स्वजातीय बंधुओं मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के जैतसिंह पर आक्रमण किया, तब बीकानेर के शासक जैतसिंह का पुत्र राव कल्याणमल और वीरम मेड़ता का वीरमदेव दोनों ही शेरशाह के पास मालदेव के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये भी राजपूतों की प्रकार से पारस्परिक फूट भी मालदेव के आक्रमण का कारण बनी। चौथा कारण हम ये मान सकते हैं कि महत्वाकांक्षी शेरशाह संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन लाना चाहता था और इसके लिए राजपूताना पर अधिकार करना भी आवश्यक था। राजपूताना सामरिक दृष्टि से भी उसके लिए महत्वपूर्ण था। मालदेव के राज्य की सीमाएं शेरशाह के राज्य के निकट थी, अतः वह उसके लिए चिंता का कारण बन सकती थी। अतः शेरशाह ने मालदेव के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मार्ग में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल की सेना भी उसके साथ मिल गई। जब डीडवाना चौकी पर तैनात कोपा को अफगान सेना के आने की सूचना मिली तो उसने मालदेव को इसकी सूचना दी। शेरशाह की सेना का अग्रिम दल जब घुघरा घाटी में पहुंचा तो मालदेव ने अजमेर से पीछे हटना शुरू किया और सुमेलगिरी में अपना शिविर लगाया। शेरशाह सूरी भी आगे बढ़ा और उसने भी मारवाड़ की सेना के समक्ष अपना शिविर लगा दिया। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार मालदेव के पास इस समय 80,000 की सेना थी। बदायूनी व फरिश्ता लिखते हैं कि मालदेव की सेना में 50,000 सैनिक थे। इस विशाल सेना को देखकर शेरशाह की राजपूत सेना पर आक्रमण करने से पहले ही वो एक प्रकार से हतोत्साहित हो गया
और उसने आगरा और रणथंभौर में तैनात अपनी सेना को बुलाकर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया। शेरशाह का मानना था कि मालदेव उस पर आक्रमण करेगा, मगर दोनों ही सेनाएं लगभग 1 महीने तक आमने सामने रही, मगर किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। मालदेव के लिए स्थिति सुविधाजनक थी क्योंकि वह अपने ही राज्य में था, मगर शेरशाह सूरी अपने राज्य से बाहर था। जैसे जैसे समय निकल रहा था उसे रसद पानी की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। मालदेव की सैनिक संख्या को देखकर उस पर आक्रमण करना भी उसके लिए एक प्रकार से घातक हो सकता था। अतः शेरशाह ने शत्रु दल में फूट डालने का निश्चय किया और उसने मालदेव के सैनिकों और सेनानायकों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने जेता और पूपा के डेरे पर 20,000 रुपये भिजवा करके उसे कंबल मंगवा देने के लिए लिखा, और दूसरी ओर उसने मालदेव को सूचना दे दी कि जेता और पूपा शेरशाह से मिल गए हैं। इस प्रकार शेरशाह अपने षड्यंत्र में कामयाब रहा और मालदेव का अपने सेनानायकों पर अविश्वास करना भारी पड़ा। अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेरशाही में शेरशाह द्वारा मालदेव के डेरे के पास जाली पत्थरों द्वारा उसके और उसके सेनानायकों में मतभेद उत्पन्न होने की बात को लिखा है। तो मालदेव को अपने सरदारों पर शंका होने पर वह लड़ाई में आनाकानी करने लगा। दूसरी ओर उसके जो सरदार थे वो उससे युद्ध करने का आग्रह करने लगे। इससे मालदेव का संदेह और भी पुख्ता हो गया और उसने अपनी सेना को पीछे हटने की आज्ञा दे दी। पूपा को शेरशाह की चाल का जब पता चला तो उसने मालदेव को समझाने की चेष्टा की, मगर मालदेव का संदेह दूर नहीं हुआ। अतः जेता और पूपा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के कारण शेरशाह से युद्ध करना चाहते थे। अतः मालदेव के लौटने पर जेता और पूपा के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने अफगान सेना पर आक्रमण कर दिया, मगर मुट्ठी भर राजपूत सैनिक शेरशाह की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सके। काफ़ी वीरता दिखाने के बाद भी अंतिम विजय अफगानों की हुई। शेरशाह को बड़ी मुश्किल से विजय मिली थी, इसलिए युद्ध की समाप्ति पर उसने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के दानों के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सुमेल का यह युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, जो जेता और पूपा एवं शेरशाह के मध्य हुआ था। इस प्रकार जब मालदेव को जेता और पूपा के युद्ध में वीरगति प्राप्त होने और शेरशाह के षड्यंत्र का पता चला तो उसे काफ़ी पश्चाताप हुआ, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शेरशाह अपनी चाल में कामयाब रहा और उसने आगे बढ़ कर के अजमेर पर अधिकार कर लिया और इसके बाद वह जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव उसके आगमन की खबर सुनकर सिवाना के दुर्ग में चला गया। थोड़ी सी सामान्य लड़ाई के बाद शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और 1 वर्ष तक जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार रहा। शेरशाह ने फलूदी, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर, नागौर आदि स्थानों पर भी अपनी चौकियां स्थापित कर दी। वीरमदेव को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह अपनी राजधानी को लौट आया। उसने जोधपुर में ख्वास खां को नियुक्त किया। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 में हो गई। इसका समाचार मिलते ही मालदेव ने सिवाना के क्षेत्र से निकल करके जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। उसने 1550 में पोखरण और फलूदी, 1553 में जालोर आदि स्थानों पर भी पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार मालदेव शेरशाह की मृत्यु के बाद अपने राज्य पर, अपनी राजधानी पर पुनः अधिकार कर सका। मालदेव अपने पूरे राज्यकाल में युद्ध ही करता रहा, जिससे धीरे धीरे उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगी। उसके जीवन काल में ही मेड़ता व जेतारण पुनः राठौड़ों के हाथ से निकल गए। मुगल शक्तिशाली हो रहे थे
वो राजपूत राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में संपूर्ण राजस्थान पर मुगलों का अधिकार हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में मारवाड़ का एक प्रतापी शासक 1562 में परलोक सिधार गया। राव मालदेव के व्यक्तित्व के संबंध में हम बात करें तो वह अपने समय का एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। न केवल मारवाड़ के इतिहास में वरन भारतीय इतिहास में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अबुल फजल इस संबंध में लिखता है कि वह भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक था। विरासत में प्राप्त मारवाड़ राज्य का उसने अपने बाहुबल से इतना विस्तार किया जितना राजपूतानी का कोई अन्य परवर्ती शासक नहीं कर सका। महाराणा सांगा के बाद वही एक राजपूत शासक था जिसने प्रायः संपूर्ण राजपूतानी को अपने अधीन किया। उसके शौर्य एवं महत्वाकांक्षा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने राजगद्दी से च्युत मुगल बादशाह हुमायूं को अपना राज्य पुनः दिलाने में सहायता का प्रस्ताव भी भेजा। ये तो हुमायूं परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया और उसने उसके प्रस्ताव का उत्तर 1 वर्ष बाद दिया। तब तक परिस्थितियाँ बदल गई थी। दिल्ली का अफगान बादशाह शेरशाह उसकी शक्ति से भयातुर होकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने षड्यंत्र का सहारा लेकर के मालदेव के सरदारों को पराजित किया। अपनी राजधानी छीन जाने के बाद में उसने लगातार उद्यम जारी रखा और 1 वर्ष बाद ही अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त करने में वह सफल रहा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मालदेव अपने समय का एक शक्तिशाली शासक था। ख्यात लेखकों ने मालदेव को हिंदू बादशाह कहकर उसके महत्व को प्रतिपादित भी किया है। निज़ामुद्दीन तबकात अकबरी में लिखता है कि वह हिंदुस्तान के मोतबीर ज़मींदारों में से एक था और उस ज़माने में हिंदू रईसों में ताकत और फौज में उसकी तुलना में कोई नहीं था। मालदेव एक वास्तु निर्माता भी था। उसने कई गढ़ जलाशयों प्राचीरों का निर्माण करवाया। जोधपुर के दुर्ग की प्राचीर के साथ उसने रानीसर कोट और शहर पनाह भी बनवाया। नागौर के दुर्ग का जीर्णोद्धार भी उसके काल में हुआ। सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, कुंडोज, बादराजून, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर उसने 4 दीवारी या प्राचीरें बनवाई और उनकी सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए। अजमेर में तारागढ़ में पानी की कमी दूर करने का उसने प्रयास किया। दुर्गों के निर्माण में उसने इस बात का ध्यान रखा कि दुर्गों में रहने वाली सेना को दुर्ग के गिर जाने पर कभी पानी की कमी महसूस नहीं हो। मालदेव के इन गुणों के साथ उसके अवगुणों के लिए उसकी आलोचना भी की जाती है। वह दम्भी एवं जिद्दी था जिसके कारण उसने अपने स्वजातीय मेड़तियों और बीकानेर के राठौड़ों से संघर्ष किया। मेड़ता के कारण ही उसे सुमेल के युद्ध में शेरशाह का सामना करना पड़ा। अपनी संकालू व जिद्दी प्रवृत्ति के कारण ही उसने जेता, कुंपा, पृथ्वीराज व देवीदास जैसे सूरवीरों और वफादार सेना नायकों को खो दिया। अपने उतावले स्वभाव के कारण वह कभी लोकप्रिय नहीं बन पाया और अपने ससुर जैसलमेर के रावल को अप्रसन्न करके उमादे को नाराज़ कर दिया। अपनी ही रानी की बहन से विवाह की जिद करके उसने खेरवा के ठाकुर को नाराज़ करके मेवाड़ महाराणा उदय सिंह से भी शत्रुता मोल ली और कुंभलगढ़ में अपमानजनक पराजय का उसे सामना करना पड़ा और अपनी दूसरी रानी के प्रभाव में आकर अपने बड़े लड़के राम की जगह चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बना करके उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया, जिससे बाद में मारवाड़ राज्य में मुगलों को हस्तक्षेप का मौका मिला। इस प्रकार मालदेव एक महान विजेता और विकट योद्धा होते हुए भी इतिहास में अपना स्थान नहीं बना पाया। वह एक तारे के समान उदित हुआ, सूर्य की भांति चमका तो उल्का पिंड की भांति लुप्त हो गया। धन्यवाद।